चैप्टर नंबर 1 का वेटेज था 5 मार्क। चैप्टर 2 का ओवरऑल वेटेज था 10 मार्क्स। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, यूनिट 1 और यूनिट 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की बात करें अगर, चैप्टर 3 का वेटेज भी है 10 मार्क्स का। अगेन अगर यूनिट 1 और यूनिट 2 में स्प्लिट करें तो अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स ईच मान लो। यूनिट 1 का भी 5 मार्क करीब का क्वेश्चन आएगा और यूनिट 2 से भी 5 मार्क करीब का क्वेश्चन बैठेगा। ओके, तो ओवरऑल चैप्टर 3 का वेटेज आ जाता है 10 मार्क्स। अब चैप्टर 3 का यूनिट 1 इज अबाउट प्रोडक्शन और यूनिट 2 इज अबाउट कॉस्ट। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें आई डिस्कस अभी जैन 26 के पेपर की। जैन 26 का पेपर अगेन वाज अ वेरी गुड पेपर। प्राइमा फेसिली देखने पे लगता है कि पेपर आसान है, क्वेश्चंस इजी है, बट उसके ऑप्शंस काफी ट्रिकी थे। आई एम लिटरली टेलिंग यू दैट वाज वन ऑफ दोस पेपर्स, जैसे मैं बोलती हूँ ना, सितंबर 24 का पेपर वाज वेरी, एक बार देख के जाना चाहिए। सेम थिंग अप्लाइज विद जैन 26 का पेपर। जैन 26 का पेपर का क्वेश्चन आसान था, लेकिन जब उसके ऑप्शंस में जाते हैं तो ऑप्शंस बहुत ही ट्रिकी दिए हुए थे। आपको समझ नहीं आ रहा है कि उन चारों में से कौन सा करना है टिक। फाइन, एंड वन ऑफ द क्वेश्चंस केम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट आल्सो, चैप्टर 3 का यूनिट 2, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्वेश्चन आया था। आई डिस्कस विद यू कि क्या क्वेश्चन था, लेकिन इवेंचुअली यू रियलाइज कि क्वेश्चन आसान होने के बावजूद अगर ऑप्शंस घुमा के दे दिए तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। एंड दैट वाज वन ऑफ दोस पेपर्स जिसमें बच्चे को अगर 70 आ गए हैं, यानी बच्चे ने बहुत अच्छा करा है। ओके, ठीक है, मतलब अनलाइक अदर इकोनॉमिक्स पेपर जिसमें बच्चे 80 भी स्कोर कर लेते हैं, दिस वाज नॉट अ काइंड ऑफ पेपर जिसमें 80 स्कोर करना आसान था। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली पूरे पेपर में 10-15 क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रिकी थे, और थोड़ा तो यार अब गलत करते ही थे, ऐसा हो जाता है। राइट, ठीक, स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन मुझे रेलेवेंट लगेगा मैं बता दूंगी। फाइन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट यूनिट दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्रिएट करना मतलब क्या? कुछ ऐसा बनाना जिससे सामने वाले की वांट क्या हो पाए, सेटिस्फाई हो पाए, उसे बोला जाता है प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। अरे हाँ, अब 4 तरह की यूटिलिटी होती है, कौन कौन सी? फॉर्म, प्लेस, टाइम एंड पर्सनल। आई गिव यू एग्जांपल, यू टेल मी व्हिच काइंड ऑफ यूटिलिटी इट इज। अगर मैं, अच्छा सिर्फ गुड्स का प्रोडक्शन प्रोडक्शन होता है क्या, या सर्विस का प्रोडक्शन भी प्रोडक्शन है? सर्विस का प्रोडक्शन ही कहलाता है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई गुड्स हो या सर्विस हो, कुछ भी बनाया गया है वो यूटिलिटी क्रिएशन माना जाएगा, एंड दैट इज व्हाई इट विल बी प्रोडक्शन। ठीक, इफ आई टेल यू कि ज्वेलरी बनाइए गोल्ड से, so what is that? That is form utility, correct? When you convert form of a good, you convert raw material into finished good, तो उसे कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया पेशेंट का, जब भी कोई पर्सन अपनी सर्विस दे रहा है तो वो कहलाता है पर्सनल यूटिलिटी। अगर बोला जाए एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, extraction of minerals, very good example from your scanner। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को प्लेस क्यों बोला गया? क्यों इसमें फॉर्म नहीं बदल रहे क्या? नहीं, आप इसको केवल अंडरग्राउंड से ग्राउंड लेवल पे लेके आ रहे हो ताकि लोग उसे यूज कर पाए। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, कन्वर्जन नहीं बोला ऑफ मिनरल्स, एक्सट्रैक्ट किया है बस, तो एक जगह से दूसरी जगह लेकर आए, सही जगह पे चीजें अवेलेबल करवाना इस प्लेस यूटिलिटी। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है इस फॉर्म यूटिलिटी। सही टाइम पे चीजें अवेलेबल करवाना इस टाइम यूटिलिटी। स्टोरेज इज एन एग्जांपल ऑफ टाइम यूटिलिटी। आप स्टोर करके रखते हो और जब उसकी जरूरत होती है उस टाइम पे उसे निकाला जाता है, तो दैट इज व्हाई इट इज टाइम यूटिलिटी। एम आई क्लियर विद दिस? 4 तरह की यूटिलिटी रिपीट करें, फॉर्म, टाइम, मिनट्स एंड पर्सनल। वेरी गुड यार। फिर आ जाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। बेसिकली देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन से हैं वो? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर।
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ लैंड। बेटा इन चारों में से अगर सबसे इंपॉर्टेंट किसी की बात करें तो दैट इज लैंड एंड एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ओके, अब आ जाओ। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड, इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट क्रिएटेड बाय एंसेस्टर्स। क्या तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बनाया है? अरे बेटा पूर्वजों ने तुम्हें दिया होगा, तुम्हारी पिछली जनरेशन ने तुम्हें दिया होगा, लेकिन ये लैंड उनने बनाई नहीं है, उनने खरीदी है और तुमको मिली है। Am I clear? It is not created by your ancestors and that is why it's a free gift of nature. फिर अगली चीज पे आ जाते हैं, दैट इज लैंड इज फिक्स्ड इन सप्लाई। Jan 26 क्वेश्चन। ठीक है, लैंड इज फिक्स्ड इन सप्लाई मतलब लैंड का सप्लाई अगर बोला जाए, बेटा कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होता है? फिक्स होता है, इट कैन नॉट बी चेंज। तो ये फीचर मेनली ये लोग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। लेकिन यही चीज अगर मैं इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से बोलूंगी, तो इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से तो यार इलास्टिक होता है लैंड का सप्लाई। आप कम ज्यादा कर सकते हो लैंड का सप्लाई। एम आई क्लियर? आप अपना लैंड बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, राइट और नॉट। खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है। तो कंट्री के पर्सपेक्टिव से या वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देयर इज अ फिक्स सप्लाई ऑफ लैंड। जितना एरिया लैंड का उतना लैंड का ही है, जितना वाटर एरिया जितना वाटर एरिया। इट्स अ फिक्स थिंग। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट। बेटा ये आ चुका है Jan 26 में, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। लैंड हैज गॉट इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स। इनडिस्ट्रक्टिबल यानी लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय लैंड, लेकिन क्या तुम उसकी फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय कर सकते हो? हाँ, इट्स फर्टिलिटी कैन बी डिस्ट्रॉयड। फिर लैंड को थोड़े ना डिस्ट्रॉय कर सकते यार, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय यू, इट इज अ नेचर्स गिफ्ट। उसका फर्टिलिटी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लैंड पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती है, उड़ाया नहीं जा सकता उसको। इट इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि भैया ह्यूमन एफर्ट के बिना ये काम नहीं करेगा। इट इज नॉट एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बिना तुम्हारे मेरे एफर्ट्स के लैंड पे कुछ भी नहीं किया जा सकता है। एम आई क्लियर? ठीक है, इमोबाइल मतलब लैंड एक से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैंने बताया मल्टीपल यूजेस, लैंड कहाँ कहाँ यूज आती है? फार्मिंग में, बिल्डिंग्स बनाने में, इंडस्ट्रीज, रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मतलब देर आर सो मेनी यूजेस ऑफ लैंड, सो मेनी यूजेस ऑफ लैंड। इट हैज नॉट गॉट अ सिंगल यूज, देर आर मल्टीपल यूजेस। ठीक है, लास्टली हेट्रोजेनस होती है। हेट्रोजेनस यानी अलग अलग टाइप की होती है, सेम टाइप की नहीं होती यार हर जगह। ठीक है, मतलब इट इज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हाई आवर कंट्री इज फिट फॉर एग्रीकल्चर ऑफ सो मेनी थिंग्स, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंड अवेलेबल। अलग अलग टाइप का सॉइल, अलग अलग टाइप की लैंड, एंड दैट मेक्स अस सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। क्लियर है क्या? रिपीट, मैं तुम्हें फीचर बोलूंगी, तुम बताना है सही है नहीं। इट इज क्रिएटेड बाय एंसेस्टर्स। नो। इट इज होमोजेनस। नो। इट इज एक्टिव फैक्टर। नो। इट इज पैसिव फैक्टर। यस। इट हैज डिफरेंट यूजेस। इट इज मोबाइल। इट इज नॉट मोबाइल। ओके, देन बताओ लैंड कैन बी डिस्ट्रॉयड। नो। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, लैंड का सप्लाई कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो कैसा होता है? इनइलास्टिक, इट्स फिक्स्ड। लेकिन फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव कैसा होएगा? इट इज इलास्टिक, इट कैन बी चेंज्ड। ठीक है, ओके। कमिंग ऑन टू सेकंड, दैट इज लेबर। लेबर क्या है? बेटा सिर्फ फिजिकल एफर्ट लेबर होता है क्या? मेंटल एफर्ट भी लेबर है। मतलब यार आज अभी मैं बैठ के तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो इज इट अ पार्ट ऑफ लेबर? हाँ, इट इज अ पार्ट ऑफ लेबर। ठीक है, अगर तुम फ्यूचर में जॉब करोगे और बस तुम्हें कंप्यूटर पर बैठ के ही काम करना है, तो भी क्या वो लेबर है? हाँ। तो क्या सिर्फ फिजिकल एफर्ट को लेबर बोला जाता है? नहीं, इवन मेंटल एफर्ट इज लेबर। आई टोल्ड यू देयर इज अ क्लियर लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ लेबर एंड अ लेबरर। लेबर मतलब मजदूरी,
और लेबरर मतलब जो वो मजदूरी कर रहा है। अरे हाँ या ना? ठीक है। तो लेबर मतलब एंटायर फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स। मतलब तुम अपने दोस्त का इंस्टाग्राम आईडी क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो लेबर है? ना। इसलिए मैंने आगे फर्दर डेफिनेशन किया, ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स that are paid in terms of money, जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो भैया, इकोनॉमिक टर्म्स में कुछ मिलना चाहिए, तो वो ही लेबर होगा। ठीक है। मतलब तुम अपने दोस्त के सामने गाना गा रहे हो तो क्या वो लेबर है? नहीं। लेकिन तुम एक ऑडिटोरियम में बहुत सारे लोगों के सामने गाना गा रहे हो, क्या वो लेबर है? हाँ, यू विल बी पेड इन इकोनॉमिक टर्म्स। अरे राइट और नॉट? ओके। अब बेटा मैंने तुम्हें एब्रिविएशन बोला था, HPID पर PCM। H इज फॉर ह्यूमन एफर्ट। तुम्हारे मेरे एफर्ट के बिना लेबर पॉसिबल नहीं है, तुम और मैं काम करोगे तो ही लेबर होगा। मतलब आई एम अ लेबरर, लेकिन व्हाट टास्क आई एम डूइंग इज लेबर। एम आई क्लियर? ठीक है। तो इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ह्यूमन बींग्स, इट रिक्वायर्स ह्यूमन बींग्स। एच के बाद पी है, पी का मतलब क्या है? पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब ऐसा नहीं कि लेबर मर जाता है, लेबरर की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेबर की बात कर रहे हैं। जिस दिन तुमने काम नहीं किया उस दिन का एफर्ट जा चुका है। जिस दिन पढ़ाई नहीं करी ना, कितना ही खुद के मन को समझा लो कि कल डबल करेंगे, नहीं करोगे कल भी तुम डबल। ठीक है। वो दिन का टाइम चला गया है और उस दिन का तुम्हारा मेंटल एफर्ट कभी वापस नहीं आ पाएगा। समझे क्या? ओके। तो जिस दिन का लेबर वेस्ट हो चुका है, लेबर गॉन कैन नॉट बी रिट्रीव। आपने टाइम वेस्ट कर दिया है, इट कैन नॉट बी रिट्रीव्ड, वापस नहीं आ सकता वो कभी। ओके। कोई सॉकेट नहीं है कि आज डबल 2x की स्पीड पे काम करेंगे। ओके, ऐसा नहीं होता है। राइट। HP के बाद आई, इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। भाई आप लेबर को सेपरेट नहीं कर सकते फ्रॉम लेबरर। यू कैन नॉट सेपरेट लेबर। आप किसी का स्किल नॉलेज अलग नहीं कर सकते फ्रॉम लेबरर। डोंट टेल मी अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल्स लाइक घचनी। ठीक है। मतलब रेयर एग्जाम्पल्स आई से, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल सिनेरियोस कि आप स्किल नॉलेज अलग नहीं कर सकते किसी इंसान की उससे, वो उसके साथ हमेशा इंटैक्ट रहेगी। ओके। ठीक है। ID, लेबर, लेबर पार्ट डिफर्स। डिफर्स का मतलब अलग अलग है। तीन तरह के लेबर होते हैं यार, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। ठीक है। हर पर्सन अलग एफिशिएंसी के साथ काम करता है। ID पर P, P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्टिव। लेबर इज नॉट ऑलवेज प्रोडक्टिव। दिन भर बुक लेके बैठे हुए भी हो तो भी हो सकता है कि उस दिन कुछ भी काम नहीं किया है तुमने। समझ नहीं आया दिन कहाँ निकल गया। सेम थिंग अप्लाइज विद एनी काइंड ऑफ लेबर यार, कि दिन भर काम किया लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा है। रिसर्च करने वालों को ऐसा लगता है ना कि यार इतने सालों से कुछ तो कर रहे हैं लेकिन कर क्या रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, आउटकम नहीं निकला। ओके। तो अल्टीमेटली लेबर हमेशा प्रोडक्टिव हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। इट इज एन एक्टिव फैक्टर। एक्टिव का मतलब एफर्ट लेबर का ही लगता है हर फैक्टर पे, भले ही वो मशीन हो भले ही वो लैंड हो। एंड दैट इज इट्स एन एक्टिव फैक्टर जिसकी वजह से प्रोडक्शन होता है। AR, आर का मतलब यहाँ पे रैपिड है। नो रैपिड एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। रैपिड एडजस्टमेंट नहीं हो सकता बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। मतलब अगर तुम्हारी इकोनॉमी में अचानक से डिमांड बढ़ने लगे कि और लेबर चाहिए और लेबर चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में एकदम से सप्लाई नहीं हो पाएगा, इट विल टेक सम टाइम टू एडजस्ट। सेम थिंग अप्लाइज कि सप्लाई अचानक से बढ़ गया है जो हमारे पास, तो मतलब यही सिचुएशन है कि सप्लाई बहुत है लेबर का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम डिमांड को इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है। पी, नेक्स्ट पी इज फॉर पुअर बार्गेनिंग पावर। किस किस कंपैरिजन में लेबर का बार्गेनिंग पावर पुअर होता है?
एम्प्लॉयर के कंपैरिजन में एम्प्लॉय का बार्गेनिंग पावर कैसा होता है? पुअर होता है, कम होता है। राइट और नॉट? अरे बोलो। चॉइस बिटवीन लेबर एंड लीजर। दिन में 24 घंटे ही है, तुमको डिसाइड करना होता है कि तुम कितनी देर काम करोगे और कितनी देर आराम करोगे। इवेंचुअली थोड़े टाइम बाद तुम ज्यादा काम करना चाहोगे या थोड़ा आराम करना चाहोगे? इवेंचुअली मतलब थोड़े टाइम बाद एक लेबरर हमेशा लीजर प्रेफर करेगा ओवर लेबर। ठीक है? मतलब अगर आज की तारीख में तुम 15 घंटे काम कर रहे हो, ऐसा तुम लोग मान लो, तो इवेंचुअली तुम चाहोगे कि तुम 10 घंटे ही काम करो। ठीक है? लेबर सप्लाई कर्व कैसा होता है? ये मैंने तुम्हें बताया था, ये एक लाइन है बस मॉड्यूल में। करेक्ट। लेबर सप्लाई कर्व होता है कैसा? इट इज नॉट अपवर्ड स्लोपिंग, इट इज बैकवर्ड फॉलिंग। बैकवर्ड फॉलिंग बस एक लाइन देके रखी है तुम्हारे मॉड्यूल में, वो भी क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है? कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? और ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट देके रखते हैं जिससे तुम लोग को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने बताया ये सप्लाई कर्व है नहीं तुम्हारे सिलेबस में। एंड लास्टली लेबर कैसा होता है? मोबाइल एक से दूसरी जगह मूव हो सकता है। HPID पर PCM। H स्टैंड्स फॉर, बोलो, ह्यूमन एफर्ट्स। T इज फॉर perishable, I is for inseparable, D is for labor power differs, P is for it is not always productive, A is for active factor, R is for no rapid adjustment between demand and supply, P is for poor bargaining power, C is for choice between labor and leisure, R is for, sorry, M is for mobile. वापस से बोले क्योंकि याद तो कुछ नहीं हुआ है। H is for human efforts, P is for perishable, I is for inseparable, D is for differs, P is for not always productive, A is for active, R is for no rapid adjustment, P is for poor bargaining power, C is for choice between labor and leisure, and M is for finally. Okay. अगला है C, दैट इज कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा ये चारों ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लेकिन ये सब नेचुरल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, केवल एक ही इंसानों ने बनाया है। वो क्या है? दैट इज मशीन। कैपिटल मतलब तुम्हारे इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बोला जाए तो इट इज मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट रियल कैपिटल। रियल कैपिटल यानी कि क्या? प्लांट एंड मशीन जो प्रोड्यूसर यूज करेगा फॉर प्रोडक्शन। ठीक है? वेल्थ बड़ा टर्म है या कैपिटल? वेल्थ इज अ बिगर टर्म इन कंपैरिजन टू कैपिटल, और कैपिटल उसका छोटा सा हिस्सा है। मतलब अगर तुम्हारी कोई पर्सनल एसेट है, तुम्हारी कार है घर में, तो वो तुम्हारा वेल्थ का पार्ट है, लेकिन वो कैपिटल नहीं है। इट इज नॉट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बाय अ प्रोड्यूसर। एम आई क्लियर? वेल्थ इज अ बिगर टर्म इन कंपैरिजन टू कैपिटल। और टाइप्स ऑफ कैपिटल की बात करें तो मैं नहीं बताती हूँ, तुम लोग बताना ही कौन सा टाइप का कैपिटल है। इनमें से एक रिसेंट अटेम्प्ट में आ गया है, वो फ्लक्चुएटिंग या सर्कुलेटिंग कैपिटल होता है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है? Jan 26 या फिर September 25। ठीक है? एग्जैक्टली मुझे भी नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन ये रिसेंट में पूछा गया। आई गिव इट अ मीनिंग, यू टेल मी व्हिच काइंड ऑफ कैपिटल इट इज। जो तुम देख सकते हो, दैट इज टेंजिबल। जो तुम फील कर सकते हो, देख नहीं सकते। अरे जो तुम फील कर सकते हो, देख नहीं सकते।
intangible that you can't see but you can feel its presence. ठीक है, मतलब एग्जाम्पल बताओ इंटेंजिबल कैपिटल को. गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ओके, ट्रेडमार्क्स, दीज आर ऑल इंटेंजिबल्स, राइट. जो एक पर्सन को बिलोंग करेगा, जो एक पर्सन को बिलोंग करेगा, इंडिविजुअल, जो पूरी सोसाइटी को बिलोंग करता है. डैम्स ब्रिजेस क्या है, और तुम्हारी कार क्या है, इंडिविजुअल कैपिटल. जो सिंगल यूज की है, सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, इट इज ओनली ऑफ वन टाइम यूज. जितना भी स्टॉक तुम भरते हो तुम्हारे पास, वो सब सर्कुलेटिंग कैपिटल है. ठीक है, लेकिन एक साल से ज्यादा यूज हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल है. और ऐसी कैपिटल जो तुम देख सकते हो, फिजिकल फॉर्म में है, और एक साल से ज्यादा यूज होती है. फिजिकल टेंजिबल कैपिटल, जिसे बोलते हैं ना फिजिकल फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ फर्म, वो कहलाता है कौन सा, रियल कैपिटल. कैसा है वो, रियल कैपिटल. एम आई क्लियर. इकोनॉमिक्स में कौन से कैपिटल की बात होती है पूरे टाइम, रियल कैपिटल. बेटा पूरे टाइम जिस कैपिटल की बात इकोनॉमिक्स में हो रही है ना, वो रियल कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल का मतलब इकोनॉमिक्स में रियल कैपिटल है. और ये ही तुम्हारे इकोनॉमिक्स के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. प्लांट एंड मशीन परचेज बाय प्रोड्यूसर, दैट इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स. ठीक है, तुमने मैंने कोई एसेट खरीदा अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, दैट इज नॉट इन्वेस्ट. एम आई क्लियर. ओके, ठीक है. अब आ जाते हैं स्किल एंड नॉलेज ऑफ अ पर्सन, दैट इज ह्यूमन कैपिटल. क्लियर है. क्वेश्चन फॉर यू, टैंजिबल और रियल में अंतर क्या है. टैंजिबल बेटा शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लेकिन रियल हमेशा लॉन्ग टर्म ही होगा. तो बताओ ना, फिक्स्ड और टैंजिबल में अंतर क्या है. Fixed only covers durables, whereas tangible can cover non-durables. Tangible में मतलब fixed assets can be intangible also, ना. Goodwill वगैरह भी तो हो ही सकती है. Okay, it can be intangible in nature. लेकिन tangible capital will not cover goodwill. Am I clear? ठीक है. Okay. What is the three-step process for capital formation? भाई तुम्हारी इकोनॉमी में कैपिटल कैसे फॉर्म होती है. जब तुम मैं अपन जैसे लोग करते हैं क्या, सेविंग. सेविंग करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, मोबिलाइज. तुमने अपने घर में कैश रख लिया, सॉरी, पूरी इकोनॉमी के कोई काम का नहीं है. जब तक तुम उसे सर्कुलेशन में नहीं लाओगे, इट इज ऑफ नो यूज फॉर द इकोनॉमी. तो उसको मोबिलाइज करना जरूरी है, तभी वो किसी के काम आ पाएगा. और जब तुम अपनी छोटी छोटी सेविंग बैंकों में जमा करते हो, और फिर वो बैंक वाले ऐसे किसी पर्सन को लोन देते हैं जिसको उसकी जरूरत है, जनरली प्रोड्यूसर्स या बिजनेस पर्सन ऑफ द इकोनॉमी, तो उसे क्या बोला जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन हो चुका है. क्योंकि इन्वेस्टमेंट का ही पर्यायवाची क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन. एम आई क्लियर विद दिस. वेरी गुड. नाउ कमिंग ऑन टू एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत बार, बहुत बार आ चुके हैं. सबसे पहला, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या करता है, बिजनेस शुरू करता है. फिर क्या करता है, रिस्क लेता है. और फिर क्या करता है, अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, आंसर वुड बी इनोवेशन. ठीक है, ये थ्योरी इनोवेशन की किसने दी है, स्कम पीटर ने दी है. हर बार एग्जाम में एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनोवेशन किसने दिया है, स्कम पीटर, या फिर बताओ एंटरप्रेन्योर के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ऑप्शन ए इनिशिएट्स बिजनेस, बी रिस्क बेयरिंग, सी इनोवेशन, डी क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है.
कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज। किसी भी एंटरप्राइज के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? सबसे पहला है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक मतलब यार बेटा सबसे बेसिक, सबसे बेसिक, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सर्वाइवल। सर्वाइवल यानी जैसे तैसे आपको कंपटीशन सरवाइव करनी है। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज। क्या है वो? सर्वाइवल। मैं कह रही दे नाउ, सर्वाइवल यानी क्या? कंपटीशन सरवाइव करना। जितने भी आपके आसपास सेलर्स हैं उनके बीच में आपको कैसे भी करके सरवाइव करना। और दूसरा क्या है? ग्रोथ। क्या है दूसरा? ग्रोथ। ठीक है। सर्वाइवल एंड ग्रोथ, बेटा ध्यान रखना, ग्रोथ इज नॉट अ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इट इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ओके, एग्जाम में आ चुका है। नाउ कन्वर्जेंस की थ्योरी दी है आरएन मेरिस ने। इसके हिसाब से एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव अलग होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा सैलरी। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? ज्यादा सैलरी। और ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? ज्यादा प्रॉफिट। अगर मैंने तुमको ज्यादा सैलरी दे दी तो मेरा तो प्रॉफिट कम हो गया यार। और अगर मैंने ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश की तो तुम्हारी सैलरीज कम हो जाएंगे। तो इन दोनों के ऑब्जेक्टिव को कैसे मर्ज किया जाए? कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए ना ऑब्जेक्टिव। वी नीड टू मर्ज इट बाय टेलिंग योर एम्प्लॉयज कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी बढ़ेंगे और तुम्हारी सैलरीज भी बढ़ेंगे। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझे? ये किसने थ्योरी दी है? आर एल मेरिस ने दी है। किसने दी है? आर एल मेरिस ने दी है। कमिंग ऑन टू सेकंड ऑब्जेक्टिव, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। देयर इज मेनली वन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। अब इसमें भी कुछ कुछ थ्योरीज है। सबसे पहले बताओ किसने बोला है? यार अलग अलग लोगों ने अलग अलग ज्ञान दिया है। यू में अग्री, यू में डिसअग्री। एम आई क्लियर? अब इसने बोला है, सिमोन ने क्या बोला है कि किसी भी फर्म को कैसा प्रॉफिट चाहिए? केवल सेटिस्फाइंग प्रॉफिट। ठीक है। अब ये इसने बोल दिया, हमने याद किया। मानना ना मानना अपने ऊपर। एम आई क्लियर? ठीक है। एच एस सिमोन के हिसाब से किसी भी फर्म को कैसा प्रॉफिट चाहिए? सेटिस्फाइंग प्रॉफिट। सेकेंडली पता है गोमोल ने क्या बोला है? सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फर्म। थर्ड विलियमसन ने क्या बोला है? वेरी गुड यार। हर पर्सन अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, ऐसा विलियमसन ने बोला है। और उसने बोला है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे ओनर अलग है और मैनेजर अलग है उसमें कंपैरेटिवली ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स होंगे देन जहां पे ओनर और मैनेजर सेम है। मतलब यार तुम्हारी एक शॉप है, तुम ही मैनेज करते हो और तुम ही ओनर हो, तो तुम्हारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे? तुमको क्या क्या यूटिलिटी चाहिए? ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा सेल चाहिए, ज्यादा मार्केट शेयर चाहिए, है ना? ये सब चीजें चाहिए। ज्यादा अच्छी शेयर प्राइसेस हो वगैरह वगैरह यार। Okay? लेकिन जहां पे मैनेजर्स अलग है और ओनर्स अलग है, मतलब इमेजिन टाटा अपनी सारी फर्म्स में जाके तो नहीं बैठता होगा। वहां तो मैनेजर्स उनका काम कर रहे हैं एंड टाटा एज एन ओनर या एज अ स्टेक होल्डर, एज अ शेयर होल्डर मेनली स्ट्रैटेजिकली इन्वॉल्व रहते हैं। अरे राइट। तो अल्टीमेटली अगर मैनेजर अलग है और ओनर अलग अलग है तो बताओ अब उसको क्या क्या चाहिए? मैनेजर के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे? उसे जॉब सिक्योरिटी चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा वर्क एटमॉस्फेयर चाहिए, ठीक है, या बेटर इंफ्रा चाहिए और कोई पर्सनलाइज ट्रेनिंग चाहिए। राइट? यू नीड गुड इंफ्रा। उसके अलग रिक्वायरमेंट्स और ओनर की अलग रिक्वायरमेंट है। ओनर को अच्छा प्रॉफिट चाहिए, अच्छा मार्केट शेयर चाहिए, इनोवेशन चाहिए। यानी कि वेयर ओनर एंड मैनेजर्स आर अलग, वहां पे ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं पूरे करने के। ओके, ज्यादा यूटिलिटीज मैक्सिमाइज करनी पड़ती है एज पर विलियमसन। लास्ट सियर्ट एंड मार्च। सियर्ट एंड मार्च ने बोला था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के चार गोल होते हैं, चार। कौन कौन से?
रिपीट करें, सेल, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, मार्केट शेयर। बोलोगे नहीं तो सोओगे। बोलो। ठीक है, बताएं, बताएं। किसने बोला कि कन्वर्ट कराना पड़ेगा ओनर और एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट? आरएल मेरिस। किसने बोला कि ज्यादा यूटिलिटी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहां ओनर मैनेजर अलग होते हैं? विलियमसन। किसने बोला सेटिस्फाइसिंग प्रॉफिट चाहिए? HA स्मॉल। ठीक है। किसने बोला कि चार गोल्स होते हैं किसी भी फर्म के? स्लर्ट एंड मार्च। ओके। किसने बोला कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है? ओमोल। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? ग्रोथ, ग्रोथ, ऑर्गेनिक, प्रॉफिट, इकोनॉमिक, सर्वाइवल, ऑर्गेनिक। एम आई क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव, ये बड़े आसान है यार। सोसाइटी की तरफ तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? अच्छे क्वालिटी के गुड्स कैसी प्राइस पे? रीजनेबल प्राइस पे देने चाहिए। ठीक है, यू शुड गिव गुड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। बट क्या अडल्ट्रेशन करना चाहिए? क्या एंटी सोशल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए? क्या नहीं करनी चाहिए? यू शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन एंटी सोशल प्रैक्टिसेस। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना वैसे तो बेटा नेशनल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, बट दे हैव मोर कवर्ड इट इन सोशल ऑब्जेक्टिव। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटा यार कुछ कुछ पॉइंट्स है ना कंफ्यूजिंग है। दिस इज वन ऑफ दोज पॉइंट्स। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन लोगों ने सोशल ऑब्जेक्टिव में लिया है, नेशनल में टिक करके मत आना। ये लोग अब घुस घुस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब जैन 26 के अटेम्प्ट से ये चीज तो बड़ी क्लियर हो गई कि ऑप्शंस में तुम्हें कंफ्यूज किया जा सकता है। तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जनरली पहला दिमाग में आता है कि नेशनल पे टिक करना है। ठीक है, दिस नॉट अ नेशनल ऑब्जेक्टिव, दिस सोशल ऑब्जेक्टिव, बिकॉज इट इज गिवन लाइक दैट इन योर मॉड्यूल। एम आई क्लियर? ठीक है। एंड लास्टली आपको पोल्यूशन नहीं करना है। रिपीट करें सोशल ऑब्जेक्टिव चारों। अच्छा क्वालिटी गुड्स, रीजनेबल प्राइस, अवॉइड एंटी सोशल प्रैक्टिस, एम्प्लॉयमेंट एंड पोल्यूशन ना करना। ठीक है, कमिंग ऑन टू ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, फेयर डील मतलब सही पैसा दो यार। ठीक है, इफ यू आर टेकिंग लेबर गिव देम प्रॉपर मनी। और स्किल्स उनकी डेवलप करना, उन्हें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाना। क्यों? ताकि उन्हें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। ठीक है, मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन तुमसे पूछती है यार तुम्हारा टाइम शेड्यूल कैसा फिक्स करें हो ना, इफ इट इज कंफर्टेबल तुम इस टाइम पे आ सकते हो क्या? दिस गिव्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इफ यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ डिसीजन। एम आई क्लियर? एंड लास्टली मेकिंग द जॉब चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग। बट आज के टाइम का सबसे बड़ा चैलेंज क्या? बोरिंग हो रहा है, सब कुछ बड़ा बोरिंग हो रहा है। ठीक है, पीपल आर स्विचिंग द जॉब नॉट बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मनी इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, 1-1 करोड़ के पैकेज भी लोगों ने क्यों छोड़े हैं? बहुत बोरिंग हो गया। ठीक है, एम आई क्लियर? तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली मेक योर जॉब इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग। ठीक है, रिपीट, बोले बोले, सही पैसे दो, स्किल्स डेवलप करो, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड जॉब को चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग बनाते रहो। ठीक है, लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में, एंड जॉब्स इफ कैन नॉट ऑफर इट दे लीव द जॉब। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, नेशनल नेशनल लेवल के ऑब्जेक्टिव। बेटा सुनो ना, यहाँ पे फेयर अपॉर्चुनिटी है, पर जो है वो था फेयर डील। यहाँ पे क्या है? फेयर अपॉर्चुनिटी। मतलब फेयर अपॉर्चुनिटी आने कास्ट क्रीड इन सब के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं करना। ठीक है, कास्ट क्रीड रिलीजन इन सब के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, इनफैक्ट जेंडर के बेसिस पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर? सेकेंड, नेशनल प्रायोरिटी की चीजें बनाना। आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चीजें बनाओ जो नेशन चाहता है आपको बनाने। एम आई क्लियर? थर्ड, सेल्फ रिलायंस। ऐसी चीजें बनाओ जिससे हमारा दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंस हो जाए।
ओके, जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो अपनी कंट्री में बनाना शुरू करो। एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू योर एम्प्लॉयज, रिलेटेड पॉइंट है थोड़ा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव से, वहां पे स्किल था, यहाँ पे ट्रेनिंग है। यू हैव टू ट्रेन। आज अगर तुमने अपने एम्प्लॉय को एआई टूल्स नहीं सिखाए, तुम्हारा एम्प्लॉय जल्दी आउटडेटेड हो जाएगा। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ जॉब नाउ कि आपको कंटिन्यूअसली स्किल डेवलपमेंट करना होगा। एम आई क्लियर? रिपीट। फेयर अपॉर्चुनिटी, नेशनल प्रायोरिटी की चीजें बनाओ, सेल्फ रिलायंस एंड train your employees. These are all national objectives. Now coming on to the constraints of an enterprise. क्यों एक एंटरप्राइज अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी। कंस्ट्रेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज यानी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम जाती है किसी भी एंटरप्राइज को डिसीजन लेते वक्त। इसमें भी मैंने तुम्हें सिखाया था फ्लॉप मिलो, इसी सीक्वेंस में अपन याद करेंगे। एफ, एफ फाइनेंस, एल लोकेशन, ओ ऑब्जेक्टिव, पी फिजिकल फैसिलिटी, एम मार्केटिंग, आई एल एंड ओ। तुम बताओगे, बताएं। फाइनेंस, फाइनेंस को लेके अगर तुम एक एंटरप्राइज खोल रहे हो तो तुम्हें क्या दिक्कतें जाएंगी, क्या सोचना है? करेक्ट, थिंक ऑफ कि पैसा आएगा कहाँ से और पैसा लगाना कहाँ है। सोर्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, दोनों के एंड पे आपको सोचना होता है। सेकंड, लोकेशन, कहाँ आपकी फिजिकल फैसिलिटीज होंगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, वेयर इट विल बी लोकेटेड, दैट इज द सेकंड थिंग। थर्ड, ऑब्जेक्टिव। बच्चा, ये सारे ऑब्जेक्टिव का ज्ञान तो तुमने ले लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के साथ गलत करोगे, सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करोगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे। तो यू विल हैव टू डिसाइड कि आप कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज कर रहे हो। एम आई क्लियर? दीज ऑल ऑब्जेक्टिव्स एट टाइम्स कॉन्ट्राडिक्ट, समझे क्या? नेक्स्ट, फिजिकल फैसिलिटी। अरे ये सब चीजें 12वीं कक्षा में तुमने पढ़ी है कि मशीन के कितना दूर, तुम मशीन के कितना दूर रखोगे, टूल्स, इक्विपमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट कहाँ होगा, लॉजिस्टिक्स कहाँ होगा, मतलब इट हैज टू बी प्लेसमेंट, राइट? आपको टाइम कम करना है लेबर का, उसका अननेसेसरी टाइम जा रहा है स्टोर से, मतलब स्टोर एकदम ग्राउंड फ्लोर पे है, देन प्रोडक्शन फैसिलिटी तुमने ऊपर लगा के रखी है प्लांट, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, स्टोर से चीजें ले लेके जा रहे हैं लोग, टिल द प्रोडक्शन फैसिलिटी। नाउ ऑल दिस नीड्स टू बी मैनेज। तुम अपने घर में भी सोचते हो कि सोफा कहाँ रखना है, टीवी कहाँ रखना है, 100 200 एकड़ की जमीन पर फैली हुई फैक्ट्रीज में कितना दिमाग लगाना पड़ता होगा कि ये सब चीजें प्लेस कहाँ होंगी। हमें क्लियर? ठीक है, अब अल्टीमेटली फ्लॉप हो चुका है, तो रिपीट कर दो यार। एफ इज फॉर, एल इज फॉर, ओ इज फॉर, एंड पी इज फॉर, अब एम इज फॉर मार्केटिंग। बेटा आ गए हैं चार, बेटा ये एग्जाम में आ गया है, मुझे अटेम्प्ट नहीं याद है, एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया है। क्या है चार तरह के मार्केटिंग मिक्स? प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। अच्छी मार्केटिंग के लिए सही प्राइस पे सही तरह का प्रोडक्ट उतारना पड़ता है, उसका सही तरह से प्रमोशन करना पड़ता है, एंड फाइनली सही चैनल के थ्रू अवेलेबल करवाना होता है, ठीक है, सही प्लेस पे, राइट? अच्छा, प्रमोशन में भी चार कैटेगरी है, चार। वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, जिसे बोला जाता है पब्लिसिटी। क्वेश्चन, मैं तुम्हें मीनिंग बता रही हूँ, तुम मेरे को बताना क्या है। अ, तुम कोई रियलिटी शो में गए अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए, दैट इज पब्लिसिटी। पब्लिसिटी इज अ नॉन पेड फॉर्म, whereas मतलब अगर तुम बहुत सारे न्यूज इंटरव्यूज दे रहे हो, या मूवीज कमिंग जो सेलेब्स करते हैं, ठीक है, ये सब करना क्या है, दैट इज पब्लिसिटी थिंग, ओके। लेकिन
तुमने बड़ा सा फ्रंट पेज न्यूज़पेपर ऐड दे दिया है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, वो पेड प्रमोशन है जो मासेस को पहुंचा है। तुम वन टू वन डोर टू डोर जाके बेच रहे हो चीजें, सेल्स प्रमोशन नहीं, पर्सनल सेलिंग। ओके, पर्सनल सेलिंग, वन बाय वन गेट वन फ्री, सेल्स प्रमोशन। रुद्रांश कहाँ हो? ओके, ओके। नाउ इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी क्या? बेटा, आपका रिलेशन आपके एम्प्लॉयज के साथ कैसा है? इफ यू डू नॉट हैव अ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, सॉरी, आप अपने लेबर को बहुत ज्यादा दिन तक तो इंटैक्ट नहीं रख पाओगे। एम आई क्लियर? इंडस्ट्रियल रिलेशन सही होने चाहिए। बहुत ज्यादा लिबरल भी नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकते। लीगल फॉर्मेलिटीज, भाई तुमने बीएस में ये पढ़ लिया है, चार तरह के होते हैं, चार नहीं फैक्ट पांच। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, एलएलपी होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है, एसोसिएशन होता है, अरे राइट, हाँ, एचयूएफ होता है। आप कौन सी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो, उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी चाहिए, दैट शुड बी वेरी क्लियर। अरे बोलो। हाँ, एंड लास्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप की होती है यार, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी फंक्शन होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, सेल्स अलग है, प्रोडक्शन अलग है, फाइनेंस अलग है, मार्केटिंग अलग है, ये फंक्शनल है। और एक होता है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, हमारे चार प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए बी सी डी, अब उसमें अलग अलग फंक्शन के अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, तो ये कैसा है? डिविजनल स्ट्रक्चर है। ओके, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं है, मैं बता रही हूँ एडिशनली अपने साइड से, क्योंकि कंटेंट ड्रिवन हो रहा है थोड़ा। मिलो मिलो मिलो, एम मार्केटिंग, आई इंडस्ट्रियल रिलेशन, एल लीगल फॉर्मेलिटी, मेनली इनके हेडिंग्स याद होने चाहिए। ठीक है, अब लिमिटेशंस टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या मैं और तुम बोल रहे हैं कि हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, कैसे करना है ये नहीं पता है। ओके, सबसे पहला प्रॉब्लम, लैक ऑफ नॉलेज। अरे मैं एक प्रोडक्ट बनाती हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता उसका प्राइस क्या सेट करना है और कितने प्राइस पे कोई कस्टमर उसे खरीद पाएगा। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द प्राइस एट विच आई शुड सेल। ठीक है, ज्यादा में बेचूंगी तो मेरे कुछ कस्टमर्स खरीद नहीं पाएंगे, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कम में बेचूंगी तो हो सकता है मेरा प्रॉफिट अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, आई माई लेबर इज नॉट रेडी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अगर मैं अपनी फैसिलिटी सेटअप करना चाहती हूँ अब अफ्रीका में, कि भाई मैं भी अपना इंजीनियरिंग सेटअप वहां जमाना चाहती हूँ, मेरा लेबर मूव करने को तैयार नहीं है, माई लेबर डजंट वांट टू मूव, तो ऐसी सिचुएशन में आई विल नॉट बी एबल टू, मैं खुद इन पर्सन जाके तो नहीं करूंगी। ठीक है, ऑलवेज अ कंपनी वर्क्स इन दैट वे, इट्स उसके कुछ टीम, उसके कुछ मैनेजर्स जाके दूसरी जगह भी सेटअप जमाते हैं। समझे क्या? ठीक है, तो इफ योर लेबर इज नॉट रेडी टू मूव, आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे। तीसरा प्रॉब्लम, लैक ऑफ इंफ्रा, बिजली नहीं है, ढंग से पानी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, ये सारा बेसिक इंफ्रा अगर तुम्हारी गवर्नमेंट तुमको नहीं दे रही है, तो ऐसे सिचुएशन में यू वोंट बी एबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। ठीक है, नेक्स्ट, चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत है। सॉरी, जरूरत नहीं है, मतलब अगर जरूरत रहती है, लेकिन इन चीजों का अगर हमें आइडिया नहीं रहता है कि अरे इकोनॉमिक पॉलिसी अभी चेंज होने वाली है, तो ऐसी सिचुएशन में विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सेम थिंग अप्लाइज विद फाइनेंशियल थिंग्स ऑल्सो। अरे तुमको नहीं पता था, तुम तो लोन लेकर बैठे थे, अचानक से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया आरबीआई ने, नाउ यू आर इन ट्रबल, बहुत ज्यादा किस्त चुकानी पड़ रही है। तुमने सोचा था प्रॉफिट बढ़ेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। पांच लिमिटेशंस बोले, lack of knowledge, immobility of labor, change in economic policy, change in financial policy, and lack of infrastructure. Clear with this? Paka? Starting with next, that is production function. अब ये एक्चुअल चैप्टर
का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब अभी तक सब कुछ थ्योरी था, अब आ गए हैं हम प्रैक्टिकल वर्जन पे। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? फंक्शनल या टेक्निकल रिलेशन बिटवीन व्हाट? फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स। बताएं, क्या आप मनी रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो? नो, यू डू नॉट वांट टू स्टैब्लिश पैसों वाला रिलेशन। You want to establish relation in physical inputs and physical output. Physical input and physical output मतलब क्या? यूनिट्स के टर्म्स में रिलेशन, यूनिट्स के टर्म्स में रिलेशन। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं 1 लाख रुपए का लेबर और 2 लाख रुपए के मशीन ने मिलके 5 लाख का प्रोडक्शन कर दिया है, 5 लाख रुपए का, क्या ये प्रोडक्शन फंक्शन है? 1 लाख रुपए का लेबर और 2 लाख रुपए के कैपिटल ने मिलके आउटपुट बनाया है 5 लाख रुपए का। नहीं, क्योंकि ये मनी रिलेशन है। हमको कैसा रिलेशन जमाना है? अगर 100 लेबर और 10 मशीन ने मिलके, कैपिटल का सिंबल वैसे के है, 1000 यूनिट बनाई है, क्या ये प्रोडक्शन फंक्शन? हाँ, यूनिट्स के टर्म्स में जब बात होगी तो ये प्रोडक्शन फंक्शन है। समझे क्या? ओके, अब बताओ। Second definition is it's a functional relation between dash amount of output that can be produced with given input. अगर आपको इनपुट दे दिया गया है तो प्रोडक्शन फंक्शन आपको कैसा आउटपुट बताएगा? मैक्सिमम आउटपुट, हाईएस्ट पॉसिबल आउटपुट जो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। डेफिनेशन प्रोडक्शन फंक्शन की किसने दी है? सैमुअलसन, एग्जाम में आ गया है। छोटा सा एक ब्रैकेट में देके रखा है तुम्हारे मॉड्यूल में, लेकिन इस पे क्वेश्चन बन गया, अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सैमुअलसन, एम आई क्लियर? ठीक है, मतलब देखो प्रोडक्शन फंक्शन अगर इनपुट दिया हुआ है ना, गिवन इनपुट, तो मैक्सिमम आउटपुट बताता है। तो आई आस्क यू रिवर्स क्वेश्चन, इफ आउटपुट इज गिवन तो प्रोडक्शन फंक्शन आपको डैश इनपुट बताएगा, मिनिमम इनपुट। प्रोडक्शन फंक्शन shows you the relation between minimum input and the given output. Am I clear? कम से कम कितना इनपुट लगेगा to produce a given level of output. ठीक है, these are the three definitions of production function. अब दो तरह के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, कौन से? उनको पता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन पता आएंगे, पता मीनिंग यू टेल मी कौन सा है? कुछ फैक्टर्स फिक्स है, कुछ वेरिएबल है। शॉर्ट रन, some factors are fixed and some are variable. सारे factor variable है, सारे। Question for you. Short run is a period of time. Option A up to 3 months. Option B up to 6 months. Option C up to 1 year. Option D none of them. Short run is a period of time up to 3 months, to 6 months, to 1 year. None of the above. कितने लोग बोल रहे हैं ऑप्शन ए 3 महीना तक, बी 6 महीना तक, सी 1 साल तक, डी नन? You all are correct. It will be none. Why it will be none? टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है यार, कैलेंडर टाइम का तो नहीं है। 1 साल 6 महीना नहीं, दे आर लीस्ट कंसर्न विद इट। इट्स ओनली अबाउट ऑपरेशनल टाइम। जितने में तुम अपने सारे फैक्टर्स चेंज कर पाओगे वो लॉन्ग रन हो जाएगा। अगर 3 महीने में कर लो तो 3 महीना, अगर तुम 5 साल में करो तो 5 साल। और जितने टाइम में कुछ फैक्टर्स फिक्स है और कुछ वेरिएबल है तो दैट विल बी रिगार्ड एज शॉर्ट रन। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब बताएं लॉन्ग रन का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ फिक्स प्रपोर्शन। और शॉर्ट रन का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। रिटर्न्स टू स्केल क्यों बोलते हैं यार बेटा इसको? क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी मशीन चेंज हो जाती है, पूरी की पूरी मशीन।
मतलब पहले अगर तुम्हारे पास एक ही मशीन थी और अगर तुमने अब दूसरी लगा ली, पहले तुम 1000 यूनिट की कैपेसिटी रख रहे थे या स्केल रख रहे थे, अब एक और 1000 यूनिट वाली आ गई है, तो तुम्हारी स्केल चेंज हो गई, 2000 यूनिट पे आ गई है, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन इसे रिटर्न्स टू फैक्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे मशीन चेंज हो ही नहीं, केवल एक ही फैक्टर चेंज होगा, क्या? लेबर। लेबर बढ़ा बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, यार मशीन वही की वही है, तो भैया स्केल ऑफ प्रोडक्शन तो चेंज हुआ नहीं, केवल एक ही फैक्टर चेंज हुआ। ओके। कांस्टेंट प्रोडक्शन, कांस्टेंट प्रपोर्शन का लॉ क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अगर तुमको पता है एक मशीन पे दो लेबर बेस्ट है, तो दो मशीन पे कितने लगाओगे? चार। तीन पे कितने लगाओगे? छह। चार पे कितने लगाओगे? आठ। क्या तुमने रेशियो बिटवीन लेबर चेंज किया, लेबर एंड कैपिटल? नो। एंड दैट इज द कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ। रेशियो बिटवीन द फैक्टर्स इज नॉट चेंजिंग। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक मशीन एक लेबर, एक मशीन दो लेबर, एक मशीन तीन लेबर, एक मशीन चार लेबर, एंड सो ऑन। You cannot change the machine, you are only changing labor. The proportion between the factors is going to change. समझे? पक्का? आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन कुछ assumptions पे चलता है। सबसे पहला, पीरियड ऑफ टाइम। दो तरह के पीरियड होते हैं, कौन से? लॉन्ग एंड शॉर्ट। आपको क्लैरिफाई कर दिया गया जाएगा। टेक्नोलॉजी इज assumed to be constant। मैम लॉन्ग रन में कैसे टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है? टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोलना चाह रहे हो आप? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर Q इज इक्वल टू L इंटू के मेरा प्रोडक्शन फंक्शन था, मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ। तुम्हारे पास 10 लेबर है और 10 कैपिटल है। तुम बताओ तुम कितना आउटपुट बना रहे होगे इस प्रोडक्शन फंक्शन के हिसाब से? 100 यूनिट। एल इंटू के। ठीक है। मैंने जैसे ही नई मशीन लगाई ना, तो मेरा प्रोडक्शन फंक्शन ही पूरा का पूरा चेंज हो गया यार, इतनी सही मशीन लगाई है मैंने। एल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ये मेरा आउटपुट है। तो अगेन लेबर कैपिटल 10-10 है, तो 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, मेरा आउटपुट कितना हो गया? देखो बात समझो, जितना जैसे आप मशीन चेंज करते हो सेम प्रोडक्शन फंक्शन नहीं रहेगा अब आपका। आपके मशीन के हिसाब से आपका प्रोडक्शन फंक्शन भी चेंज होगा, एंड दैट इज वाई जैसे ही आप चेंज करोगे टेक्नोलॉजी, आपका प्रोडक्शन फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन फंक्शन के लिए टेक्नोलॉजी शुड बी कांस्टेंट। You change the technology, production function gets changed. रुद्रांश, हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट पता लगता है या लोएस्ट? हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट पता लगेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। रिपीट द थ्री assumptions। अक्षर स्टार्टिंग विद यू फर्स्ट। टाइम पीरियड क्लियर होता है, मैं एक सेकेंड। मैक्सिमम आउटपुट की बात होती है थर्ड रुद्रांश। Technology is going to remain constant for a particular production function. Am I clear? ठीक है? ओके। नहीं बेटा, इसमें नहीं है। वो आएगा अभी, तुम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ोगे ना, उसमें रहेगा कि लेबर एक ही जैसा एफिशिएंसी का होगा, वो बोल रहे हो ना तुम पॉइंट। वो अभी प्रोडक्शन फंक्शन के assumption पढ़े अपन ने। अब आ जाते हैं कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। दो इक्वेशन है, Q इक्वल्स टू के एल टू द पावर ए सी टू द पावर 1 - ए, और दूसरी है जो इन लोगों ने थोड़े दिन बाद दी, थोड़े टाइम बाद दी, Q इज इक्वल टू के एल टू द पावर ए सी टू द पावर बी। ओके। ओके। क्वेश्चन, यहाँ पे L क्या है? लेबर। C क्या है? कैपिटल। और K और A क्या है? के ए या बी भी बोल लो, सब कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन से दो इनपुट्स यूज हुए? लेबर एंड कैपिटल। बताओ ये फंक्शन कुछ इंडस्ट्रीज पे लगेगा कि सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए दिया है इन लोग ने? ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए दे के रखा है इन लोग ने। एम आई क्लियर? अब इसके हिसाब से अगर मैं तुम्हें कैलकुलेशन करने का बोलूं,
के का वैल्यू देके रखा है 10, लेबर देके रखा है 5, कैपिटल देके रखी है 2 और ए का वैल्यू है 0.5। फिर आपको यहाँ बताएं क्या, सॉरी वो अच्छा सी, सॉरी C2 निकालो ना, यूज है कैलकुलेटर्स, कब काम आएंगे वो। आंसर बताओ यार, एक ही क्यों लग गया। मल्टीप्लीकेशन है सिंपल। Q इज इक्वल टू के, मतलब 10 इंटू L, 5 to the power 0.5। 0.5 क्या ना अंडर रूट हो जाता है, तुमको समझता है ना, मतलब अंडर रूट 5 इंटू C to the power 1 - 8, यानी C to the power 1 - 0.5। कितना आ रहा है? 31.6 हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्शन। इतना आउटपुट जनरेट करोगे इतना लेबर और कैपिटल के साथ। अगर मैं चेंज कर रही हूँ प्रोडक्शन फंक्शन टू दिस वन, इन लोगों ने थोड़े दिन बाद ये गाना दिया था जी, तो के का वैल्यू अगर 2 है, L 10, C 3, A 2, B 1, कैलकुलेट आउटपुट कितना मिलेगा। दिस इज द एक्सप्रेशन। कितना आ रहा है? 600। Q इज इक्वल टू K इंटू L to the power A, का मतलब 2 इंटू C to the power B, यानी 3 to the power 1। करेक्ट, 600 आ रहा है आंसर। बेटा ये जो पहला प्रोडक्शन फंक्शन इनने दिया था ना, वो केवल एक ही स्टेज पे अप्लाई हो रहा है। CRS, CRS का फुल फॉर्म क्या है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। क्या है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। आगे आ जाएगा ये, डोंट वरी। लेकिन ये वाला जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना, ये तीनों स्टेजेस पे चल रहा है। IRS, CRS, DRS, फुल फॉर्म क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। है ना क्लियर? ठीक है बेटा, इस प्रोडक्शन फंक्शन का कंक्लूजन ये था कि लेबर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 3/4। और कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? केवल 1/4। मल्टीपल टाइम्स इन एग्जाम अगेन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा, कि लेबर का कंट्रीब्यूशन केवल 3/4 ही आ रहा है, सॉरी कैपिटल का कंट्रीब्यूशन केवल 1/4 ही आ रहा है, और लेबर का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, दैट इज 3/4। ठीक है, आउटपुट में ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स लेबर का है। इन लोगों ने ये कंक्लूड किया था, यू मे अग्री यू मे डिसएग्री। ओके, तुम्हारे सिलेबस में केवल कर्व डाउन प्रोडक्शन फंक्शन है तो ढेर सारे हो। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ये तो बड़े आसान होते हैं, 3 तरह के, क्या? टीपी, एमपी, एपी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, अच्छा मैं मीनिंग बताती हूँ, तुम मेरे को बताना है क्या है। हर एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर से जो एक्स्ट्रा आउटपुट बन रहा है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। Per unit output of labor, that is average product, or total output produced, total product यानी क्या? आउटपुट। प्रोडक्ट मतलब होता है आउटपुट, ठीक है। तो टीपी का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एमपी या फिर एपी इंटू क्यू। क्यू का मतलब क्या है? यूनिट्स। यूनिट्स बेसिकली ऑफ लेबर, ऑफ लेबर। अभी हम शॉर्ट रन कवर कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे मशीन चेंज नहीं होगी, केवल क्या चेंज हो रहा है? लेबर चेंज हो रहा है। समझे क्या? फिर एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? टीपी डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू यानी यूनिट्स ऑफ लेबर। और एमपी मतलब टीपीएन माइनस टीपीएन -1, या फिर चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन क्यू।
बेटा एपी और टीपी, एपी और एमपी की डेफिनेशन में बड़ा क्लियर कर दिया गया है। तो भाई वेरिएबल यूनिट की बात कर रहे हैं हम। वेरिएबल यूनिट हमारे केस में केवल क्या है? लेबर। ठीक है, मशीन चेंज नहीं हो रही है, बिकॉज वी आर डीलिंग राइट नाउ विथ शॉर्ट रन। वी आर डीलिंग विथ शॉर्ट रन। एमपी टीपी का यार एक टेबल लेना पड़ेगा मुझे। आई क्विकली टेक इट। बताएं, अगर एक मशीन पे एक लेबर है, एक मशीन पे एक लेबर है, और अगर मार्जिनल प्रोडक्ट उस लेबर ने एक यूनिट बनाया है, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? एक। अगर उसी मशीन पे मैं दूसरे लेबर को डालती हूँ, दूसरे लेबर को डाला, तो मार्जिनल प्रोडक्ट 2 हो गया है, तो टीपी कितना हो जाएगा? 3। मतलब आई एम अज्यूमिंग अ मशीन जिसपे एक मशीन पे 3 लेबर हो, तो बहुत सही रहता है। ठीक है, आई नीड 3 लेबर ऑन वन मशीन। तो एक मशीन पे मैंने अगर 2 डाले, एक लेबर था, दूसरा आ गया, तो अब ऐसी सिचुएशन में मेरा एनपी बढ़ा, तो टोटल आउटपुट भी बढ़ रहा है और फास्ट फास्ट बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे। उसी मशीन पे मैंने तीसरा लेबर डाला, मेरा एनपी और बढ़ा, एक और लेबर आ चुका है। ठीक है, ये तीनों लेबर आ गए। आउटपुट बताओ टोटल कितना? 6। 3 पहले बन गए थे, तीसरे लेबर के आने की वजह से 3 यूनिट और बढ़ा, टोटल आउटपुट 6। फिर उसी मशीन पे मैंने चौथा लेबर डाल दिया, वो भी कभी कभी काम आ जाता है, कोई छुट्टी पे होता है तो काम कर देता है। एमपी बढ़ा 2 यूनिट, टोटल प्रोडक्ट कितना? 8। उसी मशीन पे एक और लेबर अगर डालते हैं, तो एमपी अगर हो गया है 1, टीपी कितना हो जाएगा? 9। और उसी मशीन पे एक और लेबर डालते हैं, तो एमपी 0। अब भाई तुमने जरूरत से ज्यादा लेबर भर दिया उसी मशीन पे, तो अब आउटपुट नहीं बढ़ पा रहा है। टोटल आउटपुट पहले जितना ही रह गया है, कितना? 9 यूनिट ही बना है। लेकिन अगर तुम फिर भी नहीं मान रहे हो, तुमने एक और लेबर घुसाया है, तो भाई एमपी अब नेगेटिव हो गया है। वो लेबर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, उल्टा दूसरे को भी काम खराब कर रहा है। टीपी कितना? 8। ठीक है, तो व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, बेटा स्केड्यूल से देखो, पहले एमपी बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, और फिर नेगेटिव हो गया। तो पहले ये जो नीचे ग्राफ देख रखा है, ये एमपी का ग्राफ है, और एक्स एक्सेस पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है। एमपी बढ़ा, घटा, और नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, टीपी टीपी, जब एमपी बढ़ता है, एमपी बढ़ता है, बताओ टीपी को क्या हो रहा है? टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। जब एमपी बढ़ रहा है इस पॉइंट तक, तो टीपी यहां से लेके यहां तक इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है। बेटा जिस पॉइंट पे टीपी अपना स्लोप चेंज करने वाला है, मतलब जिस पॉइंट पे एनपी मैक्सिमम है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टीपी पे पॉइंट है, इसे क्या बोलते हैं? दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और फिर फाइनली देखो एमपी गिर रहा है, एमपी गिर रहा है तीसरी यूनिट से लेके 6 यूनिट तक। बेटा स्टेजेस ओवरलैप होंगी, 3rd यूनिट से 6 यूनिट के बीच में एमपी गिर रहा है। व्हाट इज हैपनिंग टू टीपी? टीपी गिर रहा है क्या? टीपी तो बढ़ रहा है, टीपी बढ़ जरूर रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। फाइनली एमपी जब 0 होता है, तो टीपी क्या होएगा? मैक्सिमम। व्हेन एमपी इज 0, टीपी इज मैक्सिमम। एंड फाइनली एमपी नेगेटिव, लास्ट वाली स्टेज में एमपी नेगेटिव, तो TP false. These are the points of relation between MP and TP. If I make a column here of AP, AP निकाल के दो ना मेरे को। TP divided by Q. Q यानी variable factor की unit, 1 by 1, 3 by 2, 6 by 3, 8 by 4, 9 by 5, 9 by 6, 8 by 7, 1.1. Question for you. बताएं, जब एमपी 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 एपी का रिलेशन जब याद आता है, तो एपी को बेस बनाते हैं। बताओ जब एपी बढ़ रहा है, एपी बढ़ रहा है, तो एमपी एपी से बड़ा है या एपी एमपी से बड़ा है? एमपी बड़ा है एपी से। ठीक है, एपी जब बढ़ता है, तो एमपी बड़ा है एपी से, और ये दोनों बराबर कब हुए हैं?
जब एमपी मैक्सिमम पे या एपी मैक्सिमम पे, जब एपी उसके मैक्सिमम पे, एमपी का मैक्सिमम तो बेटा पहले ही आ गया जब ये 3 था। ठीक है, फिर जब ये घटता है, एपी जब घटता है तो एपी बड़ा है या एमपी बड़ा है? एपी बड़ा हो गया और एमपी छोटा हो गया। इन दोनों में से कौन सा नेगेटिव या जीरो हो सकता है? एमपी नेगेटिव या जीरो हो सकता है, लेकिन एपी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यू कैन सी दिस इन द ग्राफ ऑल्सो। बेटा ये एपी का ग्राफ है और ये वाला एमपी का ग्राफ है। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो अब कैन यू सी हियर, जब एपी बढ़ता है तो एमपी ऊपर है और एपी नीचे है। तो व्हेन एपी इंक्रीजेस एमपी इज ग्रेटर देन एपी। ये दोनों बराबर कहाँ है? जहाँ पे एपी मैक्सिमम पे है। एग्जाम में बहुत बार आ चुका है पॉइंट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर एपी जब गिरता है तो एपी बड़ा हो जाता है इन कंपैरिजन टू एमपी। व्हेन एपी होना चाहिए, व्हेन एपी डिक्रीजेस तो एपी बिकम्स ग्रेटर देन एमपी। कौन सा नेगेटिव या जीरो हो सकता है? एमपी, लेकिन एपी नेगेटिव या जीरो नहीं हो पाएगा। ओके, क्या चीज का कि एपी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? बेटा टोटल आउटपुट नेगेटिव नहीं जाएगा ना कभी, टोटल प्रोडक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता। एडिशनल आउटपुट नेगेटिव जा सकता है लेकिन टोटल नहीं। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई एपी नेवर बिकम्स जीरो। कमिंग ऑन टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, अदर थिंग्स रिमेनिंग, अदर थिंग्स यानी क्या? बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाता है, किसको छोड़ के? लेबर को छोड़ के। बेटा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड ऑल अदर्स आर फिक्स, या वन फैक्टर इज फिक्स एंड ऑल अदर्स आर वेरिएबल, क्या टिक करोगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के लिए? एंड गिव यू ऑप्शन, वन इज फिक्स एंड ऑल अदर्स आर वेरिएबल, या फिर वन इज वेरिएबल एंड ऑल अदर्स आर फिक्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक वेरिएबल होता है और बाकी सब कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। समझे क्या? पक्का? लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन बोलता है, तो तुमको ऑलरेडी पता है, जैसे जैसे तुम एक ही मशीन पे मोर नंबर ऑफ यूनिट्स डालते जाओगे वेरिएबल फैक्टर, तो शुरू में तुम्हारा एमपी बढ़ेगा, एमपी बढ़ेगा जिसकी वजह से टीपी विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। इवेंचुअली यानी थोड़े टाइम बाद क्या होगा? एमपी घटेगा और फाइनली नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन फाइनली फॉल्स। ठीक है, कुछ नया नहीं बताया तुमको, ये पता है। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का अगर तुम ग्राफ देखो, तुम बताओगे ये कौन सा ग्राफ है? ये टीपी का ग्राफ है, टीपी का ग्राफ है ये। ठीक है, फिर ये कौन सा ग्राफ है? क्यों, तुमको कैसे पता है एमपी नेगेटिव जा रहा है? वेरी गुड। और एमपी के नीचे से स्टार्ट हुआ, उसे काटा और उसके ऊपर हो गया, ये क्या है? एपी। बेटा देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। सबसे पहली स्टेज क्या है? IRF, फुल फॉर्म बोले, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। बेटा अनलाइक 11वीं कक्षा, IRF यहाँ पे तब तक चलती है जब तक एपी उसके मैक्सिमम पे ना आ जाए। बेटा एपी उसके मैक्सिमम पे कब आता है? जब एमपी और एपी बराबर होते हैं। बेटा ये वाला पॉइंट जब ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ क्लोजर ऑफ IRF, एंड दैट इज वाई यहां तक IRF चल रही है। फिर बताओ DRF, दूसरी स्टेज, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, तो कब चलती है यार? जब तक एमपी जीरो ना हो जाए, जब तक एमपी जीरो ना हो जाए। DRF बेटा, DRF। एंड फाइनली NRF कब स्टार्ट होती है? जब एमपी हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, ओके। अब बताएं, यहाँ पे जहाँ पे एमपी मैक्सिमम हो रहा है, एमपी मैक्सिमम हो रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टीपी पे पॉइंट आ रहा है, इसे क्या लिखूं मैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बेटा एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे टीपी अपनी स्लोप चेंज करता है। इसके पहले टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, लेकिन उसके बाद टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। क्लियर है?
ठीक है। फिर देखो ना, आईआरएफ की स्टेज में क्या हो रहा है, तो मुझे ग्राफ देख के बताओ। व्हाट हैपेंस टू एमपी? एमपी केवल बढ़ रहा है, बढ़ के घट भी रहा है, बढ़ के घट भी रहा है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन के बाद भी स्टेज चल रही है, तो ये बढ़ता भी है और घटता भी है। तो तुम मुझे बताओ टीपी को क्या हो रहा है? टीपी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट। अरे यार बच्चा, एमपी जब बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो टीपी इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट एज वेल एज डिक्रीजिंग रेट। फाइनली व्हाट इज हैपनिंग टू एपी? एपी पूरे टाइम बढ़ ही रहा है, इसमें तो एपी बढ़ बढ़ के मैक्सिमम पे पहुंच चुका है। ठीक है। डीआरएफ के स्टेज, डीआरएफ का स्टेज देख पा रहे हो ना? ये डीआरएफ है। तुम मुझे बताओ इस स्टेज में व्हाट इज हैपनिंग टू एमपी और एपी? एपी भी फॉल हो रहा है, मतलब ये दोनों गिर रहे हैं लेकिन पॉजिटिव है, अभी तक नेगेटिव कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है। टीपी को क्या हो रहा है? टीपी तो अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन कैसा बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। फाइनली बताओ एनआरएफ, आखिरी स्टेज डीआरएफ के बाद एनआरएफ। टीपी यहाँ गिरने लग गया, तो टीपी और एपी दोनों गिर रहे हैं, लेकिन दोनों पॉजिटिव है। ठीक है। लेकिन एक ही चीज नेगेटिव हो गई है, वो क्या है? एमपी। केवल एमपी ही नेगेटिव हुआ है सारी स्टेजेस में। क्लियर? ठीक है। मतलब इन सारी स्टेजेस में से एक ही बार एमपी नेगेटिव हुआ है और टीपी एक ही बार गिरा है, दैट इज द स्टेज ऑफ एनआरएफ। बताओ एक रैशनल प्रोड्यूसर इनमें से कौन सी स्टेज पे ऑपरेट करेगा? आईआरएफ, डीआरएफ या एनआरएफ? डीआरएफ। क्यों? और हर रैशनल प्रोड्यूसर टोटल प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, और टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमाइज हो रहा है इन द स्टेज ऑफ डीआरएफ। बताओ कौन सी दो स्टेजेस को इकोनॉमिक नॉनसेंस या एब्सर्डिटी की स्टेजेस बोला जाता है? आईआरएफ एंड एनआरएफ, आईआरएफ और एनआरएफ। एम आई क्लियर? ठीक है। Coming on to reasons for operation of DRF and sorry IRF and DRF। पता ऐसा क्यों हुआ कि शुरू में जब तुमने मशीन पे लेबर डाला, तो इट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। ठीक है। लेबर का ज्यादा अच्छा यूज हो पा रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ज्यादा अच्छा यूज हो पा रहा है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, कोऑर्डिनेशन ज्यादा अच्छा हुआ, एंड division of labor and specialization। ठीक है। better utilization of fixed factor, better coordination and division of labor हो पाया। हर पर्सन अब अपना अपना जॉब अलग अलग कर रहा था। ठीक है। लेकिन दिक्कतें कहाँ शुरू हुई? जब आपने जरूरत से ज्यादा लेबर घुसा दी उसी मशीन पे, तो क्या होने लग गया? कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत, और आपके पास फिक्स फैक्टर बढ़ाने का तो ऑप्शन ही नहीं है। फिक्सिटी, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। You just cannot change your fixed factor. And lastly, imperfect substitutability of factors. Factors of production एक दूसरे के अच्छे substitutes नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। And that is why कौन सा बेटा? imperfect substitutability of factors, यानी कि अभी हम ये पूरी प्रोसेस में ये कोशिश कर रहे हैं कि यार मशीन नहीं लगानी पड़े। एक लेबर, दो लेबर, तीन, चार, पांच, छह, सात लेबर उसी मशीन पे। इमेजिन फोटोकॉपी शॉप की मशीन पे 4 लेबर खड़े हुए हैं, नॉट नीडेड। ठीक है। आपने जरूरत से ज्यादा लेबर उसी मशीन पे लगा दिया है, तो इट्स गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो कि हमको मशीन ना लगाना पड़े, मशीन की जगह हम लेबर बढ़ा बढ़ा के काम चला लें। लेकिन एक पॉइंट के बाद लेबर बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, मशीन की जगह पे मशीन ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे के अच्छे सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। Am I clear? And this is the reason for operation of DRF. This law works on certain assumptions. Reasons for DRF बच्चा क्या? मुझे नोट करना है। ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कुछ assumptions पर चलता है, कुछ assumptions पर चलता है। ठीक है। सबसे पहला, टेक्नोलॉजी इज assumed to be constant। भाई शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो ये तो है ही। कैसे इनपुट्स आउटपुट्स की बात हो रही है, फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स की बात हो रही है। कितना फिक्स फैक्टर फिक्स होना चाहिए? एटलीस्ट 1।
एटलीस्ट वन का मतलब होता है कि वन से ज्यादा तो हो ही सकता है, ठीक है। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? कम से कम है, ठीक है। वेरिएबल का तो होना चाहिए ओनली वन वेरिएबल फैक्टर, ओके। So there should be at least one fixed factor. Technology remains constant. Physical inputs और physical output की बात हो रही है और ये लॉ केवल अप्लाई हो सकता है तभी जब वेरिएबल प्रपोर्शन अलाउड है बिटवीन फैक्टर्स। तुमको 1:2 का प्रपोर्शन ही रखना है। 1:2, 2:4, सॉरी, दिस लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल। एम आई क्लियर? रिपीट करें, क्या है assumptions of the law? Correct. At least one fixed factor, technology is constant, physical input and output, and fixed proportion के टाइम ये लॉ नहीं चल पाएगा. We are not assuming it कि fixed proportion चाहिए, ठीक है? Returns to scale. Returns to scale मतलब long run production function. इसके तीन ही स्टेज है, तीन ही है. क्या? IRS, CRS, DRS, ठीक है। अगर परसेंटेज, आई गिव एग्जांपल, यू टेल मी क्या, तुमने इनपुट डबल करा, उससे आउटपुट ट्रिपल हो गया, इंक्रीज इन रिटर्न्स टू सेल। तुमने इनपुट डबल किया, आउटपुट डबल हो गया, कांस्टेंट रिटर्न्स टू सेल। तुमने इनपुट डबल किया लेकिन आउटपुट 1.5 टाइम्स ही बढ़ा, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। बताएं, आई गिव यू सर्टेन एग्जांपल, यू टेल मी इसमें कौन सा स्टेज चल रहा है। 10 लेबर प्लस 2 कैपिटल मिलके 100 यूनिट बना रहे हैं। अब 20 लेबर 4 कैपिटल मिलके 500 यूनिट बना रहे हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्यों? क्योंकि इनपुट क्या हुआ है? डबल हुआ है, लेकिन मतलब 100% चेंज आया, लेकिन बेटा आउटपुट तो यार 400% चेंज आ गया, ये तो 400% का चेंज 4 गुना हो गया। चेंज 400% है, ठीक है, ओके। 5 टाइम्स है लेकिन 400% का चेंज है, ओके। अब अगर मैं बोलूं कि 2 लेबर और 1 कैपिटल मिलके 300 यूनिट बना रही थी, 10 लेबर और 5 कैपिटल मिलके 600 यूनिट बना रही है, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है। क्या है ये? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि तुम्हारा इनपुट तो 5 टाइम्स लिया तुमने तुमने ठीक है, 400% का इंक्रीज है। तुम बेटा कैपिटल से निकाल लो या तुम लेबर से निकाल दो, उतना ही इंक्रीज आएगा। सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है ना चीजें, ठीक है। और आउटपुट में कितना इंक्रीज है? केवल 100% है, ठीक है। तो आउटपुट में कम इंक्रीज, इनपुट में ज्यादा इंक्रीज, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द स्टेज ऑफ DRS। अब सुनो ना, कॉप देखो कहाँ पे बच्चा, ये तो लॉन्ग रन लॉ आ गया ना, रिटर्न्स टू स्केल, ओके। अभी ज्यादा है, बस लास्ट टॉपिक ही बचा है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट फीलिंग, ओके। बच्चा, कॉक डॉगलस ने इसको एक्सप्लेन किया, मैंने तुमको बोला था ना अपन यहाँ पढ़ लेंगे। अगर याद है, C to the power B, K to the power A, C to the power B, अगर A प्लस B, वो जो कांस्टेंट उसने यूज किए थे, उसका टोटल, ये आज तक ना न्यूमेरिकली नहीं पूछा गया, लेकिन आई वुड तो लव टू सी दिस क्वेश्चन इन न्यूमेरिकल। अगर स्मॉल a का वैल्यू 1 है और स्मॉल b का वैल्यू 0.5 है, तो बताओ IRS का स्टेज है, DRS का स्टेज है या CRS का स्टेज है? कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट सी a प्लस बी अगर 1 से बड़े हैं तो ये कौन सा स्टेज निकलेगा? IRS एज पर कॉक डॉगलस। अगर a प्लस बी किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो ये कौन सा स्टेज निकलेगा? CRS। और a प्लस बी अगर लेस देन 1 निकलता है, तो ये कौन सा स्टेज होगा? DRS। बताओ, लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन किसका दूसरा नाम है?
constant returns to scale. अच्छा, I'll ask you one question. Tell me the answer. कि I'll give you the question better. लेबर है 5, 6, 7, 8, कैपिटल है 10, 12, 14, 16, 18। आउटपुट है 1, 2, 3, 4, 5। तुमको बताना है कौन सा स्टेज चल रहा है। कौन सा स्टेज है? IRS, CRS या DRS? IRS चल रहा है, दिस इज क्लियर टू यू। बेटा ऐसे नहीं देख सकते ना कि यहाँ पे भी तो एक एक यूनिट का चेंज है। जब बोल रहे हैं यार परसेंटेज चेंज देखना है तो फिर इट शुड बी वेरी क्लियर। परसेंटेज चेंज इन लेबर कितना है यहाँ पे? 1/5 × 100। 20% से लेबर बदला है, उसकी वजह से आउटपुट कितने से बढ़ गया है? 100% से। तो यू नीड टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। ऐसा मन से तुक्का नहीं लगा सकते हो आप। ओके, हमारा स्कैनर जो है, जो बुक है स्कैनर, उसमें इन लोगों ने CRS आंसर देके रखा, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, इट शुड बी IRS। है ना क्लियर? अब एक और चीज पूछ रही हूँ मैं, तुम मुझे बताओ ये कौन सी स्टेज है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या कांस्टेंट या नन? Percentage increase in input is greater than percentage fall in out. Percentage increase in input is greater than percentage fall in output. कौन सी स्टेज है? कितना बोल रहा है? IRS, DRS, CRS, none. None. बेटा द करेक्ट आंसर इज none. क्यों? बेटा एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, दिस इज नो स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट इज मोर देन परसेंटेज फॉल इन आउटपुट। ये तो कोई स्टेज ही नहीं है। ठीक है, एक बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ेगा। अरे यार, इनपुट बढ़ा रहेगा आउटपुट कम हो गया, ऐसे थोड़ी ना होता है। जनरली बोथ आर गोइंग टू इंक्रीज, प्रपोर्शन ऑफ इंक्रीज ऊपर नीचे हो सकता है। कि एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है। Am I clear? Last thing, production optimization. Now, this is last thing. If you wish to leave, you can. मतलब, I can leave this last thing off. अब क्योंकि बहुत इजी वाला पार्ट बच गया है ना। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन मतलब कितने आउटपुट पे आपको, एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना चाहिए कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे। 3 चीजें हैं, आइसोक्वेंट, आइसोकॉस्ट लाइन एंड फाइनली इक्विलिब्रियम। चैप्टर 2 की यूनिट 2 का ज्ञान है। आइसोक्वेंट इज नोन एज प्रोड्यूसर्स इंडिफरेंस कर्व। बेटा एक ऐसा कर्व जिसमें 2 फैक्टर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं जो आपको क्या देंगे? सेम लेवल ऑफ आउट। मतलब ये जो कर्व तुम देख रहे हो ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कन्वेक्स, ये कौन सा है? जैसे इंडिफरेंस कर्व बनता है ना, वैसे ये बनता है। इसके सारे पॉइंट्स पे आउटपुट रहेगा सेम। डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, कन्वेक्स रहता है। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है जैसे तुम इंडिफरेंस कर्व में निकालते थे ना, MRS, लॉस अपॉन गेन, यहाँ पे आता है MRTE। मतलब लॉस अपॉन गेन को इसमें क्या बोला जाता है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सॉरी, MRTS होगा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। बेटा एक टर्म दिया होगा तुम्हारे नोट्स में या मॉड्यूल में, शुड फाइंड इट। मिल गया ना? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, MRS की जगह MRTS होता है यहाँ पे, लॉस अपॉन गेन।
कितना एक फैक्टर को कुर्बान किया है दूसरे एक फैक्टर को बढ़ाने के लिए। फिर आइसो कॉस्ट लाइन होती है बेटा, आइसो का मतलब होता है इक्वल, बजट लाइन के जैसी होती है। एक ऐसी लाइन जो आपको ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बताती है किस चीज के, दो फैक्टर्स आप कितने परचेज कर सकते हो विद गिवन रिसोर्स, उसे बोलते हैं क्या, आइसो कॉस्ट लाइन। नहीं बेटा, सब प्रोड्यूसर का। इंडिफरेंस कर्व फॉर बजट लाइन वाज फॉर कंज्यूमर, ये पूरा आर फॉर प्रोड्यूसर्स, कॉन्सेप्ट सेम है। ओके, वहां पे तो गुड्स की बात थी, यहाँ पे दो फैक्टर्स की बात है। वहां पे आप नंबर फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे मेजर हो सकता है ना, क्योंकि आउटपुट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सेम लेवल ऑफ अगर आउटपुट चाहिए तो आउटपुट तो निकाला जा सकता है नंबर। ओके, ये भी स्ट्रेट लाइन होती है, ये भी कन्वेक्स होता है, जैसा कि इंडिफरेंस कर्व में हुआ करता है। ठीक है, तो अब अगर मैं अपने बजट में कितना कितना मशीन और लेबर खरीद सकती हूँ, उसके अलग अलग पॉइंट्स निकालना चाहूँ, तो यहाँ पे देखो जो लाइन बनेगी आइसोकॉस लाइन है, और इस ग्राफ में तुम्हें यू कैन सी चार आइसोकॉस लाइन दी गई है। दी गई है क्या? दी गई है। तुम मुझे बताओ तुम्हारा इक्विलिब्रियम कहाँ है? You will get your equilibrium at which point? You get your equilibrium at point CQ. बेटा दिस इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इक्विलिब्रियम वहां आएगा जहां पे आइसोकॉस्ट बिकम्स टेंजेंट टू व्हाट, टेंजेंट बन गया किसका? आइसोक्वेंट का। ठीक है, क्योंकि बेटा ए और ई में बजट ज्यादा है, सेम थिंग अप्लाइज विथ बी एंड डी, इसमें भी बजट ज्यादा है और सेम आउटपुट ही बनेगा। ठीक है, मतलब ए बी सी डी पे आउटपुट सेम है, लेकिन ए बी डी ई पे बजट ज्यादा है। बेटर वी प्रोड्यूस एट सी, दैट इज इट विद दिस पर्टिकुलर यूनिट।